स्वागत करेंगे। आप ट्रांसपोर्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। साथ में मैं आमंत्रित करती हूं मुकुल भाई आपको, आप मंच पर आ जाएं और सभी तालियों से स्वागत करेंगे। आप स्कोडा वॉक्सवैगन ट्रेनिंग एकेडमी के जनरल मैनेजर हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मेहमान भ्राताशील आशीष जी, आप भी मंच पर आ जाएं और सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डेप्यूटी स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल ऑफिसर हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक मोनानी जी को, आप भी मंच पर आ जाइए और सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आप एकता वर्ल्ड बिल्डर्स के आप चेयरमैन हैं, तो आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी करतल ध्वनि से एक बार मंच पर उपस्थित सभी का स्वागत करेंगे। और अभी हम शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम परमात्मा की स्मृति में रहकर। तो थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठकर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले
से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहें, उमंग उत्साह से कहें। आपको इमोशन समझ में आता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। नमस्ते एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग करिए। आपके गुड इवनिंग में बहुत जोश होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेज में इतने महान हस्तियां बैठे हैं। बहुत प्यार से कहिए गुड इवनिंग। और हमारे आदरणीय गेस्ट का स्टेज में तालियों से स्वागत करिए। बहुत अच्छा। एक स्पेशल प्रकार की ताली करेंगे, ठीक है? उसका एक इम्पैक्ट होगा, वो आप देखना। शायद आपने महसूस नहीं किया है, बट हमारा ऐसा भाग्य नहीं रहा है। तो सब अपनी उंगलियां ऐसे करिए, एवरीवन। दूसरा हाथ भी ऐसे करें। आपको ताली बजाना है, लेकिन जब मैं 1 कहूँगा तो सिर्फ 1 से बजाना, ठीक है? जब 2 कहूँगा तो 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से। मैं कहूँगा नहीं, बस इशारा करूँगा। Will that be fine? So when I do my first finger, you have to clap with the first finger. ऐसे में second, third, fourth, fifth. This is called as rain clap. ठीक है? पहले धीरे बारिश आएगा, फिर जोर से आएगा। Ready? Start. उनका अभी भी जोर से गिर रहा है बारिश। चलिए, आपको लगा बारिश आ रही है जोर से, फिर धीरे धीरे कम हुआ? यस और नो? फैंटास्टिक। चलिए, आज का हमारा ये जो सेशन है, ये बहुत ही वंडरफुल है। इट इज़ अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप भी एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में लिख करके हमारे पैनलिस्ट के लिए क्वेश्चन रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आदरणीय दिव्या दीदी हैं। दिव्या दीदी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। वो 1969 में ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े। वो सबसोन इंचार्ज ऑफ द राजयोगा सेंटर ऑफ नॉर्थ मुंबई हैं। And she is shouldering the responsibility, administrative responsibility for 30 Brahma Kumari centers from Jogeshwari to Safala and Vapi. जोर से ताली बजाएं दीदी के लिए। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मुकुल भाई खास पुणे से आप सबके साथ मिलने के लिए और ये ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग में बहुत अपना योगदान देते हैं। ब्रदर इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप देखेंगे उनके आंसर्स में, ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, अ साइकोलॉजिस्ट एंड एन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर। 28 years of corporate working experience. He is presently the head of the training academy in a leading manufacturing group in Pune. और वो पिछले लगभग 30 वर्षों से राज्यों का अभ्यास करते हैं। और उनकी जो विशेषता है, बहुत जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, उसको सरल करना है, उसको सिंपल करना है। और वो डेवलप करते हैं लर्निंग गेम्स के द्वारा। उन्होंने अभी विशेष वो PhD कर रहे हैं। सम ऑफ द मेडिटेशन रिसर्च वे जॉइंटली डन विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DRDO, DIPAS, DIPR एंड INMAS in Delhi. I want you to welcome him with a very good round of applause. हमारे साथ और भी दो विशेष गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ हैं बीके अशोक मोहनानी जी। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ एकता वर्ल्ड, आपने कल उनको सुना होगा। साथ में हमारे साथ हैं ब्रदर शील आशीष जी। ही इज़ एन IRAS ऑफिशियल डिप्टी स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल ऑफिसर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो मेरे बाजू में बैठे हैं। मैं बहनों से निवेदन करता हूँ कि वे स्टेज पर आएँ और आदरणीय हमारे जो गेस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका फूलों के द्वारा, बैडजेस के द्वारा स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स। आदरणीय दिव्या दीदी को वेलकम कर रहे हैं बहनें। मुकुल भाई, शील आशीष भाई, गिरीश भाई को भी दे रहे हैं, ताली बजाएं जोर से। थैंक यू दीदी। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पिछले कल से आप यहाँ पर हैं और एक दिन और एक दो दिन यहाँ रहेंगे, तो उन प्रश्नों को कैसे हम प्रैक्टिकली उसका क्या समाधान हो सकता है, आज हम हमारे पैनलिस्ट से ये प्रश्न पूछेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आदरणीय दिव्या दीदी जी से। दीदी, आज का जो हमारा जो हाँ, अशोक भाई का स्वागत कर रहे हैं दीदी। दिव्या दीदी से मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मेडिटेशन, पोस्ट कोविड मेडिटेशन कहो, योगा कहो, इसका बहुत प्रचार और प्रसार होता है। एंड दिस वर्ड मेडिटेशन आजकल उसको एक फैशन के रूप में या एक फैड के रूप में भी यूज़ करते, एक ट्रेंड बन चुका है कि सब लोग ऐसा करते हैं। दीदी, मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में मेडिटेशन को इतना क्यों महत्वपूर्ण माना गया, इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, और इससे क्या हमारे प्रैक्टिकल जीवन में फ़ायदा होता है। हम चाहेंगे, आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, उस आधार से आप हमें बताएं, गाइड करें। ओम शांति। पिछले कुछ वर्षों से देश और विदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा को बहुत ही आगे बढ़ाया है, सबको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया है और अनेक प्रकार के योग सब सीख रहे हैं। उसमें आसन, प्राणायाम भी करते हैं और मेडिटेशन। मैंने देखा है कि आसन, प्राणायाम आदि जो हम करते हैं, हमारे शारीरिक हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल है, शरीर को स्वस्थ और फ्लेक्सिबल रखने के लिए। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर ये महसूस कर रहे हैं कि वो आसन वगैरह कर रहे हैं, फिर भी वो आकर के कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना है। काफ़ी डॉक्टर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ और वहाँ मेडिटेशन सीखो। तो क्या डिफरेंस है? मेडिटेशन ये मन से रिलेटेड कनेक्टेड चीज़ है। तन को तो स्वस्थ रखते हैं, लेकिन हमारा मन स्वस्थ, शक्तिशाली रहे, हमारा मन शांत हो, स्थिर हो, और हर एक चाहता है कि मेरी मन की स्थिति वो बहुत ही पावरफुल, मेरा विल पावर है, बढ़े। कहीं आकर के कहते हैं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है,
मेरा विल पावर है ना नहीं है, मन से कमज़ोर हुए हैं। और सब चाहते हैं कि मन मेरा शांत हो, और हर व्यक्ति हर कार्य के लिए अपने मन को एकाग्र करना चाहता है। तो इन बेनिफिट के लिए मेडिटेशन जो मन को स्वस्थ करने वाला है, और इसीलिए सबकी बाकी सब आसन करते हुए भी उनको मेडिटेशन सिखाओ। आजकल तो छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं, मदर फादर भी कहते हैं जाओ वहाँ पर मेडिटेशन सिखाओ। हमारे बच्चे बहुत चंचल हैं, वो स्टेबल एक जगह बैठ भी नहीं पाते हैं। बहन जरा इनको मेडिटेशन सिखाओ ना। बच्चों को भी भेजते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सीखना है। अर्थात मन को सब शांत और स्थिर करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए सबकी रुचि उस और है। ओम शांति। दीदी ने बहुत सिंपल तरीके से कहा कि मन को स्थिर करने का एक टेक्निक कहें, टूल कहें, दवाई कहें, वो मेडिटेशन है। और शरीर के लिए तो फिर हम आसन, प्राणायाम, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अस्थिरता की बात की, तो मैं मुकुल भाई से प्रश्न पूछूंगा कि आज का जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है, हम सब यहाँ पे नौकरी करते हैं या फिर किसी ना किसी बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो भविष्य को लेकर, करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के मन में बहुत सारे डाउट आता है, या इंस्टेबिलिटी होता है, या कंफ्यूजन है, या डर है। सो हाउ डू आई गेट रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? क्या करना चाहिए एज अ प्रोफेशनल टू बिकम मोर स्टेबल एंड सीरीन एट द मेंटल लेवल? देखिए, प्रोफेशनल क्षेत्र में जो भी हम लोग रहते हैं, अदर देन दोज हु आर वर्किंग विथ हैंड्स, प्रोडक्शन के अलावा जिन्हों के मस्तिष्क के कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कारण से रिक्रूट होते हैं, उनको तो काम ही है प्रॉब्लम सॉल्व करना। समस्या को झेलने के लिए ही उनको अच्छे सैलरीज मिलते हैं, राइट। इसमें क्या है, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे रेजिलियंस, इनर रेजिलियंस जितना अधिक शक्तिशाली होंगे, उतना हम अच्छी तरह से उस सिचुएशन को झेल पाएंगे। एक है हमारे व्यक्तिगत कॉम्पिटेंस उस विषय पर, जिस क्षेत्र पे हम कार्यरत हैं वो तो है ही, इसीलिए तो आप उस जिम्मेवारी ले रहे हैं। परंतु उनके साथ साथ स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस वाली जो बात है, जो हमें रेजिलियंस दिलाती है, जैसे हमारे अंदर धैर्यता कितना है, हमारे अंदर लोगों को हैंडल करने का सुंदर तरीका किस तरीके से, नेचुरल वे में वो है या नहीं, ये जो रेजिलियंस डेवलप करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे हम किसी भी सिचुएशन से स्टेबल रह सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सिखाया जाता है कि आप डिटैच हो पाएँ। At some point of time you need to get dissociated. So association and dissociation, ये जो कला है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशन में। बिकॉज होता क्या है कि आप सभी इस चीज़ के अनुभवी हैं ही, कि कई बार इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं बैक टू बैक, और एक बहुत ही नॉट सो गुड मीटिंग हैज़ एंडेड एंड अनदर इक्वली इम्पॉर्टेंट मीटिंग उसके पश्चात है। तो अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड इन द प्रीवियस मीटिंग, देन इट वोंट वर्क। तो इसके लिए रेजिलियंस बढ़ाना थ्रू इनर प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये एक चीज़ है, और ये बहुत कठिन नहीं है, ये बढ़ सकता है। और साथ साथ जो है ये एसोसिएशन, डिसोसिएशन, जो मेडिटेशन में हम लोग खास साक्षी भाव का अभ्यास कराते हैं, इससे बढ़ सकता है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, डूएबल। ओके, प्रैक्टिकली प्रोफेशनल वर्ल्ड में रहते हुए आई कैन बी detached from the consequences of the previous 100%. meeting, and I can be fresh for the next meeting. On demand, I can detach and attach, and it is all of us who are sitting here can do it. It's on demand. आप एक चीज़ बताइए ना, आपको पैसा लगता है तो आप पैसा निकाल सकते हैं?
हाँ या ना, एक राशि निकाल सकते हैं। अगर वो स्थूल मशीन आपको सहयोग दे पा रहा है, तो यहाँ पे भी मशीन लगे हुए हैं जो बहुत ही सूक्ष्म मशीन है, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मुकुल भाई, आपसे आपकी बातें सुनकर मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो मैं दीदी से पूछना चाहूँगा। भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसा नहीं समझना कि आप लोग मुक्त हैं, मैं इनसे ही प्रश्न पूछूंगा। कुछ लोग इतने रिलैक्स्ड बैठे हैं, बोलेंगे हमसे तो प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? Does your hand always listen to you? Yes or no? Okay. Does your leg always listen to you? Yeah. And the third and the final question. Does your mind always listen to you? अगर मेरा हाथ और पैर मेरा ना माने, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब मुझे राइट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, तो माई लेफ्ट हैंड विल नॉट लिसन टू मी। अगर मेरा मन नहीं सुन रहा है, इसका मतलब मन में क्या है? जोर से बोलिए। पैरालिसिस। दीदी, प्रश्न आपसे ये है, ये मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने मन पर कैसे जीत पाएं? क्या उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए? अब ये मन को ही एकाग्र करना, मन को ही मनवाना, यही तो सबसे डिफ़िकल्ट बात है। कैसे मेडिटेशन सहज हो सकता है? कब करना चाहिए? कितना समय करना चाहिए? ताकि जो शायद मेरे मन में पैरालिसिस है, उस बीमारी से हम अपने आप को फ्री कर सकें। दीदी, मेडिटेशन के लिए कई बार समझा जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। हाथ को ऊपर करना इजी लग रहा है, पैर को जिस और मुड़ना हो इजी लगता है, लेकिन मन को हम डायरेक्शन दें, हमारे मन को कहें कि समय पर आप शांत हो जाओ। अभी मुकुल भाई ने कहा कि कोई घटना परिस्थिति है, मन को कहते हैं कि हे मन, अभी तू धैर्यता रख। उस समय पर मन क्या मेरा मानता है? एक तो ये हुआ है कि मन को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की है, मन की चाल को हमने अपने आप में कभी देखा ही नहीं है, मन का इंटरेस्ट, रुचि क्या है वो भी हमने कभी जाना नहीं है ना। हमारे हाथ पैर को हमने समझा है और उनको चलाते हैं, लेकिन मन को समझकर, मन को हम जो सूचना डायरेक्शन दे, उस हिसाब से मन कार्य करें, वो तब होगा। जबकि अभी यहाँ गति की भी बात है कि मन बहुत तेज़ी से जब सोचता है, जैसे तेज़ी से व्हीकल चलाओ तो एक्सीडेंट होती है, गति उसकी संतुलन में है तो प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल में। इसी तरह से मन के विचार इतने तेज़ी से चलते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अभी मेडिटेशन द्वारा हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है, और उसी के लिए मन के विचारों की गति को हमें कम करना होगा, और मन को जो दिशा दे उसकी तरह से मन चले, उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास। जैसे हाथ को भी समझो मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मैं कुछ समय हाथ को सेकंड ही ऊपर रख सकती हूँ, फिर पेन होता है। जिनको अभ्यास है वो, अभी बीच में नहीं है यहाँ, मैंने सोचा था, हमारे पास एक भाई ने दांतों से पूरे व्हीकल को खींचा। आप और हम करेंगे? नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो ये मन को भी हम जो थॉट दें, जो विचार करें, उस हिसाब से चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास सुबह में प्रभात के समय पर, शाम के समय पर, भाई ने कहा कि कब करना चाहिए।
हमारे जीवन के हर कार्य के समय पर हम ये इसका अभ्यास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ घंटे ही बैठ जाएं उसके लिए, शरीर को स्टेबल कर दें। हम कोई भी कार्य जब करते हैं, छोटा हो वो कार्य बड़ा हो, लेकिन उस समय पर मैंने जो सूचना दी उस हिसाब से मन कार्य कर रहा है, उस कार्य में मन एकाग्र होकर के कार्य हो रहा है, यही तो है मेडिटेशन। और यहाँ बहुत अच्छा समझाया जाता है कि मेडिटेशन इजी तब होगा हम जितना बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, बॉडी का रिलेशन बहुत स्थूल चीज़ों से भी है, व्यक्तियों से भी है, तो उतना मन ज़्यादा भटकता है। और इस तन को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, उसका संबंध रिलेशन एक परमात्मा गॉड फादर से है। तो जब देह को भूलते हैं तब परमात्मा को याद करना इजी हो जाता है। और इसीलिए गीता में अर्जुन ने कहा कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, तब ही तुम मेरी शरण में आ सकते हो। मन को ईश्वर में जोड़ना ही मेडिटेशन है, और उसके लिए इस देह को भूलना जरूरी है। और ये सब प्रैक्टिस से इजी, सहज हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। मैंने जितना दीदी के रिस्पांस को समझने का प्रयास किया, इट्स वेरी इजी। मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, शायद आपके घर में भी काफ़ी घरों में पेट्स होते होंगे। तो मैंने मार्केट से एक पपी डॉग के बच्चे को लाया। प्रश्न, क्या 2-3 साल के बाद जो मालिक इंस्ट्रक्शन दे वो मानता है या नहीं मानता? बस उसकी जगह पर इसको रख दो। कोई लोग हंस भी रहे हैं। I mean, can I talk to my mind very peacefully? Can I train my mind? Can I love it? Can I make my mind my best friend? और ये completely जब दीदी ने कहा देह के धर्मों को भूलना पड़ेगा का अर्थ है कि हमारे जो रॉन्ग आइडेंटिटीज़ हैं, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं पति हूँ, ये फिर आपको जोड़ने नहीं देगा। सो ड्यूरिंग मेडिटेशन वो डिटैचमेंट जो मुकुल भाई कह रहे थे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ब्यूटीफुल आपने सहज तरीके से हमको बताया। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मुकुल भाई से प्रश्न पूछना चाहूँगा। दीदी ने कहा कि आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली आपको अलग सा टाइम निकालना पड़ेगा। हम इतने बिजी रहते हैं भाई साहब। मुंबई, आप में से मुंबई के कौन कौन है, ज़रा हाथ ऊपर उठाएं। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक। मुंबई में पता है लोग क्या बोलते हैं? हम उनको कहते हैं ना मेडिटेशन करने आप आइए, थोड़ा टाइम निकालिए। मुंबई के लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूँ आप इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर दूंगा। ठीक है मुकुल भाई, हाउ डू आई टेक टाइम टू मेडिटेट? नहीं, मरने की इच्छा जाहिर करो तो कर देंगे, या मेडिटेशन की इच्छा जाहिर करो, कौन सा? देखिए, कहाँ से निकाले टाइम? हम इसको 2 भाग में आंसर देना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। हम व्यक्तिगत रूप से जो करते हैं वो शेयर करेंगे। और हम तो ये कहेंगे गिरीश भाई कि मुंबई इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड प्लेस टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप जो गाड़ी में जाते हैं उससे भी ज़्यादा ब्लेसड हैं जो मुंबई लोकल से रेगुलर जाते हैं। दैट्स द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, दैट्स द बेस्ट प्लेस। कौन कौन मुंबई लोकल से रेगुलर ट्रैवल करते हैं? खुद को शाबाशी दीजिए कि आपके जैसा मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का जो एनवायरनमेंट है, आपको फ्री में जिम मिल रही है। प्रैक्टिस, वो जिम नहीं, एक्सरसाइज वाली जिम नहीं, धक्का बुक्की वाली जिम नहीं, कैओस के बीच में आप स्टेबिलिटी का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे सारे दिन पे वेकिंग अप से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे बौद्धिक रूप से हम फ्री हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। हम पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए वी सिप इट, और भी बहुत प्यास लगाए तो
ऐसे करके गल्प कर लेते हैं, बट स्टिल इट टेक्स अबाउट 30-40 सेकेंड्स। इस 40 सेकेंड्स को आप अवेयरनेस के साथ पानी पीजिए और कुछ गुड एफर्मेशंस उसके साथ जोड़ दीजिए। 1 मिनट, सारा दिन में अगर 8 to 10 टाइम्स अगर आप ये 1 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। इट्स एन एफर्मेशन विच यू आर प्रैक्टिसिंग, बट बी अवेयर। दूसरी बात, हम लोग जो कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, पर्सनल व्हीकल में हो, आपका जो कम्यूट है मिनिमम 30 मिनट्स तो होता ही होगा, या मोर देन दैट, 2 आवर्स 3 आवर्स वाले भी हैं। उस कम्यूट को डिवाइड कर लीजिए, बॉक्स अप कर लीजिए कि ये जो 15 मिनट स्पैन है, ये मेरा 1 आवर कम्यूट के बीच में 15 मिनट का टाइम मैं एफर्मेशन का प्रैक्टिस करूंगा या मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करूंगा। 5 मिनट मैं कुछ अच्छी बातें सुनूंगा। 1-2 कॉल्स भी आप भले कर लीजिए, वो तो आप करते ही हैं, गीत सुनना आदि आदि करते ही हैं, परंतु उसके साथ एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि दिस पार्ट, दिस स्ट्रेच ऑफ माई ट्रैवल आई विल प्रैक्टिस एफर्मेशन। और इसके साथ आपका अगर एक फिक्स रूट होता है ट्रैवल में, एक रेगुलर रूट में, रेगुलर स्ट्रेच में अगर आप कंडीशन हो जाएंगे ना, तो बहुत आसानी से जैसे ही उस स्ट्रेच में आपकी गाड़ी घुसेगी, आपके अंदर मेडिटेशन करने का प्रवणता जागृत होगा। इवन कोई साथ में है, बात कर रहा है, आपको लगेगा अरे आई एम मिसिंग टुडे समथिंग। सो दिस इज अ वे विच कुड बी प्रैक्टिस। द अदर इज वॉकिंग। हम लोग सभी वॉक करते हैं, हाँ या ना? मैं मॉर्निंग वॉक की बात नहीं कर रहा हूँ केवल, या इवनिंग वॉक का बात नहीं कर रहा हूँ। आप ऑफिस में, घर में एक स्थान से दूसरा स्थान मूव कर रहे हैं, आप उसके साथ कंडीशनिंग प्रैक्टिस कीजिए। हर स्टेप के साथ आप कुछ एफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए। खाना खाते समय शांत बैठकर कुछ अच्छे एक्सपीरियंस करते हुए भोजन कीजिए। तो इस प्रकार से मेडिटेशन के बहुत सारे समय है। इवन व्हेन वी आर टेकिंग बाथ और स्लीप में जाने के थोड़ा पहले 5-7 मिनट्स, ये सारा दिन में देर आर 12 डिफरेंट मोमेंट्स जहाँ पे आप मेडिटेशन, एफर्मेशन, अवेयरनेस की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो समाधान मिला। आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना दीदी। इसी को मैं थोड़ा सा, जो घर में रहते हैं, बहनें हैं, वो भले ज़्यादा ट्रैवलिंग, आप में से कौन कौन है जो बहुत ट्रैवलिंग नहीं करते हैं? बहनें, अच्छा काफ़ी लोग हैं दीदी। ये बहनें घर में फिर कैसे टाइम निकाले दीदी मेडिटेशन का? और आजकल तो जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं आपसे ज़्यादा बिजी मैं रहती हूँ, ठीक है ना। सो वो कैसे टाइम निकालें? वो अपने शेड्यूल में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बाकी कारोबार करते हुए कैसे नॉर्मल मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं? हमें हर घर के कार्य को करते हुए, भाई ने कहा कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, तो हम अपने मन को उस कार्य के साथ जोड़ करके हम एक विधि या मेथड को अपना लें। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा की बात, उनकी एक लौकिक बेटी थी, उनके बारे में, कि कैसे हर कार्य करते हम पॉजिटिव सोचें, विचार करें, तो मेडिटेशन उसमें अपने आप में होता है। समझो भोजन बना रहे हैं, अब भोजन बना रहे हैं, उस समय पर हमारे मन में क्या सोच चल रहा है, क्या विचार हम कर रहे हैं, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात बताई जाती है, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। क्या सोचते हुए हम भोजन बना रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हो, चाहे कुछ पीस रहे हो, चाहे आटा गूंद रहे हो, तपेले में चम्मच हिला रहे हो, उस समय पर हमारी मन की स्थिति, हमारा सोच कैसा है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। और इसीलिए जब भोजन बनाते हैं तो मैं भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। कहीं अपने घर में भक्ति में भोग लगाते हैं, खाना बना के भगवान को ऑफर करते हैं, फिर खाते हैं। और पद्धति है कि परिवार के सदस्यों के लिए बना रहे हैं, ये भगवान की संतान हैं,
उनकी सुंदर रचना है, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। पिरोस रहे हैं, तभी भी वो शुभ भावनाओं के साथ, भगवान की याद के साथ हम भोजन पिरोसे कि ये भोजन जो भी खाएगा उनका मन, उनका हृदय वो प्योर, शुद्ध, शांत हो जाएगा। ये भोजन जो खाएगा उनके हृदय में सर्व आत्माओं के प्रति एक रूहानी, अलौकिक, निस्वार्थ प्यार उत्पन्न होगा। इस भावनाओं के साथ पिरोस रहे हैं तो भगवान की याद भी है, पिरोसने का कार्य भी होता है। समझो हम बर्तन भी साफ कर रहे हैं, अपनी थाली, चम्मच, ग्लास को। इस बर्तन को साफ करती हूँ, मैंने परमात्मा की याद में रह के मेरे मन को मैंने कितना साफ किया है। ये सोचूं, वो सफाई भी होगी और परमात्मा की क्या होगी, याद भी आएगी। ऐसे हमें अपने आप में जो हमारे रूटीन कार्य हैं उनके साथ परमात्मा की याद को जोड़ देंगे तो इजी याद कर सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमारा जो रेगुलर क्लास होता है ब्रह्मा कुमारीज़ में, वहाँ पर ये सब बातें हमको बहुत अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम रेगुलर बेस में हम वो अवेयरनेस के साथ हर कार्य करें। और शायद जो दीदी और मुकुल भाई कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कार्य हम बहुत अवेयरनेस के साथ करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। मैं आपको एक छोटा सा रिसर्च बताता हूँ। एक होटल में जो होटल का जो स्टाफ था उसमें जो विशेष महिलाएं थी, ये फॉरेन कंट्री का एक रिसर्च है, देवर ओबीस, थोड़ा ओवरवेट थे वो कंपैरेटिवली और उनको पास टाइम नहीं था टू गो टू अ जिम या फिर किसी प्रकार का वो वेट रिडक्शन का प्रोग्राम कर सकें। तो जब उनसे बात किया गया और उनको ये बताया गया कि आप सारा दिन में जो आप कार्य कर रहे हो, 8-10 घंटे होटल में काम कर रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज़ मोर देन 10 to 15,000 स्टेप्स आप चल रहे हो, वो काफ़ी है आपके वेट रिडक्शन के लिए। और ऐसा पता लगा, मतलब रिसर्च का फाइंडिंग ये था, when they came to know that what I'm doing the entire day is good enough for me to reduce weight, psychologically वो आया, they started reducing weight with the same amount of walking। तो ये मन कितना कमाल कर सकता है, वो अलग से उन्होंने कुछ नहीं किया। सो एक बहुत सुंदर गिफ्ट, पावरफुल गिफ्ट है हमारे पास, वो है हमारा मन। और शायद इसी को हमको थोड़ा सा सेट इट राइट करना है। थैंक यू दीदी, आपका वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल छोटी छोटी टिप्स आपने बताएं। हमारे बीच शील आशीष सर हैं, इंडियन रेलवेज से हैं, IRS ऑफिशियल हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर जहाँ तक ऑफिस का परिवेश है, विशेष तौर पर इंडियन रेलवेज कहें या एनी अदर ऑफिस, वहाँ किसी भी अच्छे कार्य के लिए एम्प्लॉयज़ के अपने जिम्मेवारी के प्रति, अपने रोल्स के प्रति या फिर सेफ्टी के प्रति हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकें? हम बताते तो रहते हैं बट समटाइम्स वी फील दैट जो लोग होते हैं वो थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, कई बातों को लेकर के थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें एज अ लीडर? थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऑफिस हो या फील्ड लेवल वर्क हो जिससे दुर्घटना होती है, सेफ्टी वाली बात जो है, जो हम इस विषय, गोष्ठी का विषय है, उसमें मोटिवेट हम अक्सर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर एक्सीडेंट्स, उसके बाद फिर 2-3-4-6 महीने, साल भर के बाद फिर सम न्यू एक्सीडेंट, ऐसा होता रहता है, अनफॉर्चुनेट है। और इसको कम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी रिक्वायर्ड इज़ दैट कि जो आप बता रहे हैं मन और हाथ की आपने उपमा दी, तो बेसिकली एज ए रेलवे सर्वेंट वी आर द हैंड, हम लोग हाथ हैं, हमको करना है काम। मन जो है वो पब्लिक है, जनता है,
जो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो सांसद हमारे होते हैं, जैसे आपने मोटिवेट की बात की, मोटिवेट क्या, वो तो जब ऑफिस स्टार्ट होता है, ये काम करना है, कहाँ गई, जल्दी करो, ये करो, वो मोटिवेट तो डांट डपट से ही मोटिवेट चालू हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जब खास करके मैंने नोटिस किया है कि जब कुछ पार्लियामेंट से कुछ आता है, जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है या कुछ है, अभी खासकर अभी फिलहाल में अभी रिसेंट एक्सपीरियंस था कि अभी पार्लियामेंट चल रही थी, तो ऐसी बेचैनी, ऐसी जिसको लगता है बौखलाहट जो है कि करना है ये काम, वी हैव टू डू इट। तो अगर जैसे ऊपर से या हमारे संसद से या कहीं से भी जनप्रतिनिधियों से ये अवेयरनेस जो आप लोगों के बीच में, उनके पे भी प्रेशर बिल्टअप हो और फिर वो नीचे आएगा हम लोगों के पास। हम लोगों को तो करना है, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, तो मोटिवेट तो हम लोग खुद होते रहते हैं, वी डू इट, ये हमारा काम भी है। लेकिन प्रायोरिटीज़ जो होती हैं, जो आपकी वो हैं कि आपको किस चीज़ पे प्रायोरिटी है, आपको पब्लिक एमिनिटीज़ देना है, वहाँ पे लोगों के लिए नए नए चीज़ करने हैं, या सेफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, बिकॉज सेफ्टी अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जैसे मुंबई लोकल की ही बात की आपने, तो मुंबई लोकल कितनी, वहाँ मुंबई लोकल के लिए एक रेलवे ने एक नया टर्म निकाला है, दिस ट्रेन्स आर नॉट ओवरलोडेड, दे हैव द क्रश लोड। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि वो किसी कहीं और वर्ल्ड में नहीं है। और जनरली देखा गया कि पैसेंजर ट्रेन प्रॉफिटेबल नहीं होती है, लेकिन चूंकि इतनी लोड है, इतना होता है कि वो प्रॉफिटेबल में है मुंबई सबर्बन। तो लोगों के अंदर वो जागरूकता आएगी, वो हमारे पास आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम, इट विल नॉट अनटिल अनलेस, बिकॉज जब भी बजट होता है, पीपल फर्स्ट वो होता है कि फेयर कम किया कि नहीं किया, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ी कि नहीं बढ़े। यू माइट हैव नोटिस सर, अगर यही जाए कि सेफ्टी पे क्या हुआ, सेफ्टी के ऊपर हमारे सेफ्टी को क्या इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया, इफ पब्लिक मीडिया एवरीबडी फोकसेस ऑन सेफ्टी, नेचुरली जो हम लोग जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हैं, पब्लिक विल को एग्जीक्यूट करने के लिए हैं, वी विल बी मोटिवेटेड बाय द इंस्पिरेशन प्रोवाइडेड बाय द सीनियर्स जो पब्लिक हैं। और वैसे हमारे यहाँ भी मेडिटेशन योगा सेशंस होते रहते हैं, मोटिवेट हम लोग खुद भी करते रहते हैं। बट जो विषय है कि सेफ्टी और उसके बारे में, तो दैट डिपेंड्स कि हम कितनी इसको तवज्जो दे रहे हैं, हमको कितना हमारे ऊपर वो है, एम्फेसिस है उसके लिए। थैंक यू। करेक्ट। सो सर का कहने का भाव है कि जो सीनियर टीम है वो कितना ज़्यादा अवेयरनेस और उसको एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, और उससे धीरे धीरे, वैसे बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर हैं। मैं यहाँ पर मुकुल भाई से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैंने तो एज अ लीडर, हाउ डू यू मोटिवेट? सो सपोज आई एम द एम्प्लॉय, ठीक है, और कार्य क्षेत्र में बहुत सारी बातें होती हैं, कलीग्स हैं, पॉलिटिक्स है, पार्शियलिटी होती है, मेहनत मैं करता हूँ, प्रमोशन कोई और लेकर चले जाता है, करप्शन है। ये सब हालातों में कार्य करते हुए मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ? हाउ डू आई कीप माई माइंड स्टेबल, स्टडी एंड मोटिवेटेड? टिपिकली गिरीश में ऐसा है कि पहले तो ये डिसाइड करना है। आप फुटबॉल मैच देखे हैं? हाँ जी। अच्छा, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। आप लोगों ने देखा है? हाँ, जरा हाँ बोलिए। बहुत अच्छा जी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, तो उसमें 3 तबके होते हैं अगर हम देखेंगे। एक सामने के खिलाड़ी होते हैं जिसको सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, विंगर आदि कहते हैं। एक बीच वाला तबका होता है, जैसे आप रोज में बैठे हैं उस तरीके के, इसको मिडफील्डर कहते हैं। और तीसरा तरीका है डिफेंडर, डिफेंस। वो उनका काम है सिर्फ सामने वाला आए कैसे भी करके उनको आगे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि गोल होने की चांसेस हैं, और गोल कीपर तो है ही। तो हमें डिसाइड करना है कि हम हमारी ज़िंदगी, ये जो मोटिवेशन के बाद हम क्यों पॉजिटिव रहें, क्यों मोटिवेशन रहे, वो थोड़ा बाद में। पहले तो ये तय करें कि हम सेंटर फॉरवर्ड के तरीके से ज़िंदगी खेलना चाहते हैं या डिफेंडर की तरीके से ज़िंदगी खेलना चाहते हैं, पहले ये तय करें। अब सेंटर फॉरवर्ड और डिफेंडर में अंतर क्या है? सेंटर फॉरवर्ड का एक ही लक्ष्य होता है, मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरा एक ही ध्येय है, मुझे गोल करना है। मिडफील्डर का ये लक्ष्य नहीं है। मिडफील्डर का लक्ष्य है फॉरवर्ड्स को बॉल बढ़ाना, सप्लाई करना, या आगे से दूसरे ओपोनेंट टीम दौड़ते आ रहे हैं तो उनको कैसे करके भी रुकाना। इनका मिला जुला लक्ष्य है।
और डिफेंडर का लक्ष्य है द बॉल शुड नॉट बी इन माई कोर्ट, बस अंग्रेजी में भी बोलते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, प्रॉब्लम आया तो ढकेल दो। तो हम लोग भी ऑफिस में इस तरीके से काम करते हैं कई बार। अब अगर हम सेंटर फॉरवर्ड के रूप से जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, हम यानी व्यक्ति के जो इश्यूज हैं, कोई बॉस लाइफ में परमानेंट नहीं है और ये भी बीत जाएगा, ये आध्यात्मिक लेसन है। तो बॉस भी बीत जाएंगे, हमारे सबऑर्डिनेट्स में भी चेंजेस आएंगे। मैं फोकस, हमारे एनर्जी सीमित है तो मेरा फोकस कहाँ पे है, तो ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज हेल्प्स अ लॉट। या रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज में कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई डू इन अ बेटर वे, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर इन दिस सिचुएशन, ये जब हम सोचते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं अपने मिस्टेक्स को, उससे सीख कर फिर से बाउंस बैक करते हैं, तो देन दिस ऑल डायनामिक्स विल बी देयर। क्योंकि हमारे लोगों के साथ डीलिंग कैसे है, हमारे लोगों के साथ बिहेवियर को ठीक करना ज़रूरी है। कई बार हम हायर पोजीशन में जाके हम ह्यूमिलिटी को खोल डालते हैं। यहाँ आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ हैंग किया हुआ है, निर्माणता इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ विच इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यूज़ विच अ बॉस कैन हैव। तो इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, एंड सो देन द कंट्रोल विल बी मच बेटर। Good. Thank you. What I can understand, what Mukul Bhai was trying to say is that whatever is happening around you can be determined by somebody else. सामने वाला फुटबॉल टीम क्या कर रहा है, बट वॉट एवर इज हैपनिंग विद इन मी, मेरे अंदर क्या हो रहा है, ये मेरे नियंत्रण पे होना चाहिए और ये मेरा संपूर्ण स्वतंत्र निर्णय है कि आपको उसको फिर कैसे हैंडल करना है। वो चॉइस मेरे पास है कि परेशान होना है, दुखी होना, इरिटेट होना या फिर शांत रहना। मैं दिव्या दीदी से पूछना चाहूँगा, दीदी घर में जो परिवार और संबंध होता है, संबंधों में भी बहुत कलह है, क्लेश है, एक्सपेक्टेशंस हैं, विशेष माताएं बच्चों को लेकर के, अगर कोई घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कितने समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, गलती पर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लो फील करते हैं, तो उस वक्त, और कभी कभी उसमें हम फिर गुस्सा भी कर देते हैं, तो कैसे ये नेगेटिव जो इमोशंस है इसको कैसे हम नियंत्रण करें? दिन में बहुत सारे वक्त पर ऐसी सिचुएशन है वो खड़ी होती है हमारे सामने। कई बार हम सामने वाली व्यक्ति को जो कहें उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार न हो, करने को तैयार न हो, तो भी गुस्सा आ जाता है, मानते नहीं हैं हमारा, चाहे बच्चे हो चाहे उसमें बड़े हो। तो उस समय पर और उनकी जो कार्य पद्धति है कि जो हमें नापसंद हो ना, कई बार वो करते भी हैं लेकिन वो पद्धति विधि हमें पसंद नहीं आती, तो भी गुस्सा है वो आ जाता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ बहुत सुंदर बात समझाई जाती है कि हर एक आत्मा है, हर एक व्यक्ति का नेचर अपना अपना है, संस्कार अपने अपने हैं, और जब वो आत्मा उस संस्कार के वशीभूत है, उसके अंडर में है, तो उसी तरह से ही वो कार्य करेंगे। हम कहेंगे वो उनको एक्सेप्ट नहीं होगा। उनका जो नेचर है उसी नेचर को लेकर के ही वो चलने वाले हैं। तो हमें उनके संस्कारों को भी रीड करना होगा, समझना होगा। हम अपने तरफ से उस संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयत्न भी करें, लेकिन उसमें धैर्यता रखनी पड़ेगी ना। जल्दी से कोई चेंज, जो कोई भी चीज़ नहीं हो जाती है। तो हम जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करें तो ये समझते हैं कि वो वशीभूत है, वो अपने नेचर से अंडर में काम कर रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है, अभी परतंत्र है। और जब स्वतंत्रता न हो
तब वो व्यक्ति सोच के कार्य नहीं करता। तो उन पर तो रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए हमें ना। गुस्सा करके क्या उनमें चेंज आने वाला है? चाहे बच्चे हों बड़े हों, गुस्से से किसको बदला हुआ है? चाहे बदलाव आया भी होगा तो भी टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं। और ही उनके अंदर रिलेशन में और ही मन मुटाव, नाराजगी, एक दूसरे से दूरी है। गुस्से से कार्य करा लेने से वो तो बढ़ती जाती है। हमारे प्रति भावनाएं हैं, वो शुभ भावनाएं भी उनके मन में समाप्त होती जाती है। और जैसे कहा कि वह करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जाओ, आपका कहना मुझे मानना ही नहीं है, जो हो वो कर लो आप। एक स्टेज वो आ जाती है। गुस्से से हम कार्य करवा नहीं सकेंगे, उन पर रहम करके उनके परिवर्तन में हम सपोर्ट करें ना। और जिस समय पर गुस्सा है तब तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में फिर शांति से, प्रेम से उनको समझाएं तो उनमें परिवर्तन आने के चांसेस हैं, वो रहते हैं। ओम शांति। मुकुल भाई, मैं रोड सेफ्टी से संबंधित एक प्रश्न आपको शायद हम सब ये महसूस करते होंगे कभी ना कभी अपने जीवन में, चाहे हम रोड में सफ़र कर रहे हों या रेलवेज़ में हम यात्रा कर रहे हों, कभी कभी ऐसा एक परिस्थिति या एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब जो को पैसेंजर्स होते हैं या फिर जो दूसरे गाड़ी चालक हैं, वाहक हैं, उनके एक्शन से मुझे या मेरे परिवार को या मेरे वस्तुओं को नुकसान होने की संभावना है। और उस समय हमको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं या फिर बहुत डांटते हैं या चिल्लाते हैं या लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट द राइट अप्रोच या व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? हाउ डू वी हैंडल इट व्हेन देयर इज़ अ थ्रेट टू मी और माय फैमिली बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन? सो हाउ डू आई हैंडल दीज सिचुएशंस? आप कहते हैं शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, बट उस वक्त वो नहीं हो पाता है, तो व्हाट डू वी डू? देखिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसे कोई आचरण कर रहा है, केवल हमारे घर वालों के लिए नहीं, लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसका नेगेटिव प्रभाव हो सके, इंजरी हो सके, हार्म हो सके, किसी भी प्रकार से नुकसान हो सके, तो डेफिनेटली उस पर तो इंटरवेन करने का आवश्यकता है। परंतु इंटरवेन करने का एक सभ्यता, एक शालीनता होती है। हमें गुस्सा करके किसी को सुधारना ये कोई कंपल्शन नहीं है। और हम ये उदाहरण बहुत सारे हमारे भारत के जो संत महात्माएं हुए हैं, भारत के प्रशासन में रहे हुए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देखे हैं कि, और हमारे मैं बहुत लॉन्ग बैक का भी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे संबंध संपर्क में भी ऐसे लोग होंगे who can very assertively, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं कि भाई सप्रेसिव रहना इज़ वन थिंग, एग्रेशन इज़ अनदर थिंग, बट मिडवे इज़ असर्शन। तो असर्टिवनेस जो है तो वो हम तो डिस्प्ले कर ही सकते हैं और उनको बताना हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट मी एंड देयरफॉर रिक्वेस्टिंग टू चेंज द बिहेवियर। तो ये तो होना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, उस व्यक्ति के गलत आचरण से हम विवश हो जाते हैं और हम अपने विवशता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति गुस्सा के रूप से दिखाते हैं। तो बेसिकली उनका तो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें कुछ शब्द ऐसे स्लिप ऑफ टंग होके निकल जाती है जिसमें और भड़काऊ वातावरण बन जाता है। एंड रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं, एक शब्द, दो शब्द किसी के मुंह से स्लिप ऑफ टंग होने से टू द एक्सटेंट ऑफ इट कैन क्रिएट अ हैवॉक, राइट ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, राइट। तो इसके लिए हम क्या सोच रहे हैं संतुलित रूप से उस चीज़ को हैंडल करना, डेफिनेटली वी शुड रेस्पॉन्ड। देखना ये तो क्राइम होगा। अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड द कंसिक्वेंसेस कैन बी फैटल, फिर भी मैं उसका प्रतिशत नहीं दिया, मेरा क्या लेना देना है, नहीं, तो दिस इज़ रॉन्ग।
and this is punishable even in certain organizations, private organization. If you see a crime happening, if you see certain malpractices happening और उसको अगर आप प्रतिसाद नहीं देते हैं, escalate नहीं करते हैं, respond नहीं करते हैं, तो आप भी उसके लिए गुनहगार हैं, maybe a soft गुनहगार. So what brother is trying to say is, more than the what part of it, the how part of it is also very very important. हम क्या करते हैं, साथ में उस रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से, हमारा जो बिहेवियर कैसा है, उस पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है. यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि कई बार हमें ये क्विकली, हम लोग अगर कॉन्शियस होके देखेंगे तो पता चलता है कि इनका इंटेंशन ये है, इनका नियत ये है, या वो अनजान के रूप से ये कर रहा है. तो अनजान के रूप से तो बहुत इजीली आर्टिकुलेट हो ही सकता है, और अगर उनका इंटेंशन है, then a little more stringent action or counseling is needed. हमारे बीच में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे बीच बहुत पधार चुके हैं. मैं चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी को स्टेज पर सादर आमंत्रित. हाँ जी. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें. बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि बैज और गुलदस्ते से भरत भूषण भाई, आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें. जी, मैं डॉक्टर प्रताप मीडा भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो हमारे बीच मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पांडा सर, उनसे भी अनुरोध है कि प्लीज़ एक और कुर्सी. स्ट्रेट कर दीजिए. प्रताप भाई का भी स्वागत बहनें कर रही हैं. भरत भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति. ये खुशी की बात है, कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था. ट्रांसपोर्ट विंग में हमारे चेयरमैन इंडियन ऑयल पधारेंगे. आप तो आए हैं नीचे एमआरआई मशीन का उद्घाटन करने अपने संस्था में और सिरोही में, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है. गरीबों को, आदिवासियों को बहुत ज़रूरत थी, तो आपके सपोर्ट से एमआरआई मशीन नीचे आई है, उसका आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं. उद्घाटन समारोह कल है कॉन्फ्रेंस हॉल में 10 बजे, लेकिन आपको एक दिन पहले ताकि माउंट आबू आप देखें, और ये हमें भी नहीं पता था उस वक्त ट्रांसपोर्ट विंग का प्रोग्राम, तो पता लगा. दिव्या बहन ने भी बात किया, हमने भी बिजी तो बहुत थे, लेकिन मैंने कहा नहीं 10 मिनट हम ज़रूर आपसे चाहेंगे, और आपने स्वीकार किया. और मुझे रास्ते में बता रहे थे, हम भी ट्रांसपोर्ट ये बहुत काम करते हैं सेफ्टी वाला, रोड सेफ्टी का, और ये तो अच्छा हुआ. इसमें तो
सर ये सब 500 के लगभग सारे इंडिया से इस विंग से जुड़े हुए आए हैं। साथ में उनका तो खूब जोरदार अभिनंदन करते हैं भ्राता। और साथ साथ मैडम सुरेखा जी भी आई हैं, वो आप भी बैठे हैं। आप श्रीकांत माधव जी वैद्य जी, आप मैडम सुरेखा वैद्य जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और इंडियन ऑयल के पूरे राजस्थान के जयपुर हेडक्वार्टर है पांडा साहब आलोक पांडा जी भी हम सबके बीच में पधारे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका भी अभिनंदन। कुछ अधिकारी और भी साथ में आए हैं, उन सब का अभिनंदन करते। थैंक यू। डॉक्टर प्रताप जो मुख्य निमित्त हॉस्पिटल नीचे ऊपर सब कार्य संभाल रहे हैं, डायरेक्टर हैं हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल के, बाल ब्रह्मचारी हैं, 73 की एज हो गई है लेकिन इतने एनर्जेटिक हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी खूब अभिनंदन के लिए तालियां। माइसेल्फ भारत भूषण, मैं पानीपत से आया हूँ, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, आपका सेवक हूँ। थैंक यू। थैंक यू भारत भूषण भाई। क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक अंतिम प्रश्न में, क्योंकि डॉक्टर प्रताप मीणा भाई जो हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्या बेनिफिट होता है हेल्थ पर? मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताएं, और यहाँ क्या क्या हॉस्पिटल सेवाएं करते हैं, आजू बाजू के गांव के लिए मेडिकल केयर के लिए कितने फ्री सर्विसेज करते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। शुक्रिया गिरीश भाई। अगर एक लाइन में उत्तर दिया जाए, हम सब ये तो समझते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और ये जो 5 तत्वों का पुतला उससे बना हुआ है। शरीर की तो हम बहुत संभाल करते हैं लेकिन मन की संभाल नहीं करते। तो मन जो मेडिटेशन है, जो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सीखते हैं, उसकी फाउंडेशन है पॉजिटिव थिंकिंग, कि आपके विचार शुद्ध हों, शक्तिशाली हों, दिव्य गुणों पर आधारित हों, सेवा के लिए हों, तो फिर आपका तन भी सुंदर हो जाता है। हम लोग यहाँ हर वर्ष माइंड बॉडी मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस साल भी अभी 8 से 11 सितंबर को है। उसमें डॉक्टर्स, लगभग 800 डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो उसका एम्फेसिस यही होता है कि मन को शुद्ध रखने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, जीवन में कुछ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम मन को अगर शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को ये हमेशा इशू रहता है कि आप पेशेंट को 10 चीज़ें बताएंगे, वो कंप्लायंस सिर्फ 3 की ही करेगा। तो कंप्लायंस कैसे? वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, सबके लिए, कि जो चीज़ हम सोचते हैं कि हम अपने मन को शांत रखें, मन को बैलेंस्ड रखें, मन में कोई भी इरिटेशन ना हो, वो कैसे संभव होगा? उसके लिए कुछ ना कुछ साधना की ज़रूरत है, और उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन को अगर आप उसका अर्थ जो उसकी रूट्स में जाएंगे, उसका अर्थ ही ये है कि लुक आफ्टर करें अपने आप को। तो दिस इज़ लाइक सेल्फ केयर। जो हम रोज़ मेडिटेट करते हैं सुबह अमृत वेला, ये अपने आप की संभाल करते हैं हम। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी चारों ओर हमारे पास है। तो इसलिए नेगेटिविटी से जो स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी से जो टेंशन होती है, उससे हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। ये तो अब पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन अभी पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये मानते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप कंपैशनेट हैं, अगर आप केयरिंग हैं, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रांग होता है, यानी आपका जो बीमारी लड़ने से ताकत है वो बढ़ती है। तो हमने यहाँ रिसर्च भी की है हार्ट डिजीज़ पे, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ पे। उसमें ये पाया है कि अगर आप मेडिटेशन को मेडिसिन के साथ कंबाइन करते हैं तो सिनर्जिस्टिक है, जो इफ़ेक्ट होता है वो ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन और मेडिसिन को कंबाइन करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मेडिसिन को हम दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिटेशन और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होगा तो हम ना केवल फिज़िकली हेल्दी होंगे लेकिन मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ व्हाट आवर
लाइफ में यही गोल है कि हम जितने भी हैसल्स हैं, जितने भी इवेंट्स आती हैं, उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज रहें और सेंस ऑफ कंट्रोल लाइफ में रहें। ग्लोबल हॉस्पिटल क्या सेवाएं करते हैं भाई साहब? वेल हॉस्पिटल, दिस इज़ अ डिफरेंट हॉस्पिटल। मैं ये कहूँगा, इसको हम होलिस्टिक हॉस्पिटल कहते हैं। इट इज़ बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल। We have Department of Community Medicine, then we have Ayurveda, we have homeopathy, we treat patients with magnets also, and most effective is meditation. हमारे यहाँ एक अलग से डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग। बाकी टेक्नोलॉजी तो चाहिए, जैसे MRI टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच भी चाहिए। तो हमारी जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, तो पेशेंट्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये डॉक्टर मेडिटेट करते हैं, ये नर्स मेडिटेट करता है, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है ना वो बहुत पॉजिटिव चाहिए। हीलिंग में भी पावरफुल वाइब्रेशंस चाहिए। एक बार पेशेंट को नेगेटिव मैसेज चला गया तो पेशेंट होप ही लूज़ कर देता है। तो इसलिए डॉक्टर और एनवायरनमेंट भी ऐसा है। हम लोग वहाँ पे म्यूज़िक प्ले करते हैं जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, एवरी आवरली। तो यू जस्ट हैव टू गिव अ ब्रेक टू योर थॉट्स, गो विद इन एंड चार्ज योर सेल्फ। और उसके अलावा जो यहाँ की कम्युनिटी की नीड है, वेदर इट इज़ आई केयर और जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी सब है। यहाँ माउंट आबू में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, देन फुट हिल्स पे आबू रोड में ट्रॉमा सेंटर है जहाँ ये MRI लगाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आई हॉस्पिटल है। आई हॉस्पिटल सारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। वी डू कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी। मोस्ट ऑफ आवर वर्क इन्वॉल्व्स विद पुअर पीपल, वेदर इट इज़ पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी और वेदर इट इज़ pediatric orthopedics, we do help children the most, school screening programs है। तो ऐसे it is a community oriented hospital. It is, we try to give these standards. We are a accredited hospital by NABH, पर जो poor patients हैं, we don't turn down any patient who cannot afford. उस जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको भी वही लेवल ऑफ केयर मिलता है जो पे करते हैं। तो ये प्रिंसिपल शुरू से रहा है। और प्लस जिन्होंने भी अपनी लाइफ डेडिकेट की हुई है परमात्मा को, जैसे चाहे वो जैन मुनि हैं या क्रिश्चियन नन्स हैं या ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स हैं, उनको टोटल केयर मिलती है। टोटल केयर वी प्रोवाइड वट एवर पॉसिबल विद इन आवर रिसोर्सेज। तो इसलिए इसका नाम ही ग्लोबल है। और ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था, ब्रह्मा कुमारी इसका एक प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो इसमें पूरी दुनिया से लोग इसमें सहयोगी हैं, भारत से भी और दुनिया से भी। थैंक यू सो मच भाई साहब। सो मेडिटेशन एज मेडिसिन भी आज हमको ये एक नई बात पता चला। और आप जिस दिन माउंट आबू का विज़िट करेंगे तो अगर आप चाहें तो आप हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी भ्रमण कर सकते हैं। यू विल फाइंड इट सो ब्यूटीफुल, सो डिफरेंट, सो यूनिक। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट दैट इन योर लिस्ट ऑफ साइट विजिट्स आप ग्लोबल हॉस्पिटल भी जाएं। मैं आदरणीय श्रीकांत माधव वैद्य जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप हम सब जो यहाँ पे स्पीड, सेफ्टी एंड स्पिरिचुअलिटी, स्थूल यात्रा और जीवन यात्रा, इसके प्रति अपने विचार व्यक्त करें, हमें ब्लेसिंग्स दें, हमें मोटिवेट करें और अपने विचार हमारे साथ रखें। आदरणीय श्रीकांत जी। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। स्पीड, सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी, तो इंडियन ऑयल चेयरमैन होने के कारण आई कैन ओनली टॉक ऑफ स्पीड और सेफ्टी। स्पिरिचुअलिटी मैं थोड़ा दूर हूँ उससे। बेसिकली क्या है, इंडियन ऑयल मैं जैसे बता रहा था मिस्टर भारत भूषण जी को, वी आर हैविंग 50,000 ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स, नॉट डायरेक्टली थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। और हम जितना प्रोडक्ट बनाते हैं लगभग 1/3 रोड ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट होता है। एंड वी आर ट्रैवलिंग एवरी डे 3 लाख किलोमीटर्स पर डे, बिकॉज आवर स्प्रेड पूरे देश में है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी डियर सब्जेक्ट टू अस।
क्योंकि हम लोग जो पदार्थ ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, गैस, एलपीजी गैस. तो सेफ्टी इन ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ वेरी वेरी पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू अस. कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है पेट्रोल का, टैंकर का, पेट्रोल लीक होने लगती है, आजू बाजू के लोग आके दे स्टार्ट कलेक्टिंग द पेट्रोल एंड देन सम एक्सीडेंट हैपन्स. तो उसमें कई लोग की जान चली जाती है बिकॉज द प्रोडक्ट दे डोंट रियलाइज कि व्हाट इज द हैजर्ड्स ऑफ कलेक्टिंग पेट्रोल इन द ओपन. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस ट्रांसपोर्टेशन विंग का, बिकॉज सेफ्टी इज द नीड ऑफ द आवर. बिकॉज इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी इज एक्सट्रीमली बैड. पर 1000 व्हीकल्स अगर एक्सीडेंट देखा जाए तो इंडिया का नंबर बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स जितने हमारे पास हैं, उससे ज़्यादा हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो ये जो कार्यक्रम है हम लोग भी कई रोल्स करते हैं, बट ऑफकोर्स हम लोग स्पिरिचुअलिटी को टच नहीं करते हैं. बट जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम लोग कई स्कीम्स करते हैं ताकि दे रियलाइज उनकी एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग फाइनली रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग की तरफ हम उनको ले जाते हैं. बीच में हमारे UPSO2 ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था. उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर के परिवार का चित्र, हस्बैंड वाइफ एंड, वो उनके ट्रक में हमने लगा दिया है कि भाई आप जब भी चलाओ तो यू प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव गॉट अ फैमिली टू सपोर्ट एंड डोंट बी रैश इन योर ड्राइविंग. It is a very small move, but let me tell you, the number of accidents came down drastically by that one simple step. So we got encouraged, अभी हमने पैन इंडिया इसको इम्प्लीमेंट किया है. Secondly, we also counsel them on alcoholism, कि don't drink and drive, because finally it is they who is going to be the first casualty. और हमारे पास ऑटोमेशन में भी है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स हमने लगाई हैं, बिकॉज कई बार हम देखते हैं अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन इन आवर कंट्रोल रूम्स एंड वी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम इमीडिएटली कि भाई एक तो रात में ड्राइविंग हम जितना हो सके कम कराते हैं. आफ्टर 10 PM से मॉर्निंग 6 AM तक वी हैव व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ताकि दे डोंट ओवर स्पीड. सो वी हैव टेकन मेनी मेजर्स बाय विच द ड्राइवर इज एबल टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज फाइनली we want him to be safe and we want the product to be safe and the surrounding areas to be safe. और मैं अभी जस्ट पांडा जी को बोल रहा था, ये जो स्पिरिचुअलिटी फैक्टर है, आई थिंक वील टेक द हेल्प ऑफ ब्रह्मा कुमारीज सो दैट दिस पार्ट ऑल्सो कैन बी कवर्ड इन द होल थिंग. ताकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि मेडिसिन एंड मेडिटेशन, सो आई थिंक दैट साइकिल विल बी कंप्लीट इफ वी अटैक ऑल द 3 एरियाज. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. वैसे मेरा प्लान नहीं था ऐसे, बट बीइंग ऑयल मैन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ तो मुझे आना ही था. तो आई एम वेरी हैप्पी आई हैव कम हियर एंड आई विश दिस प्रोग्राम ऑल द बेस्ट इन द डेज एंड ईयर्स टू कम. थैंक यू वेरी मच. We also wish you complete health, wealth and prosperity, not only to you, to your family, as well as to the IOCL family. And आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि दिव्या दीदी के लीडरशिप में IOCL, BPCL, HPCL के डिपोज में जाकर के हमारी बहनें अक्रॉस द होल ऑफ द कंट्री वी डू प्रोग्राम्स फॉर द ड्राइवर्स. आधा दिन का, 2 घंटे का, 1 दिन का, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं. सो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव होगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. दोस्तों, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे पैनल के लिए? या ब्रदर जी 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 जी. नो प्लीज. एनाटॉमी का क्वेश्चन नहीं, देखिए ऐसा है, there are 2 components of our body. One we call psyche, the other is soma, which we have been taught. Psyche is consciousness. It is abstract, it is not physical, it is metaphysical. और उसके components हैं जिसको हम anatomy of soul में पढ़ते हैं. यहाँ मन जो है वो thinking faculty है, उसके बाद इंटेलेक्ट है जो डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, और जो हम कर्म बार बार करते हैं जिसको हम हैबिट कहते हैं, हम आध्यात्मिक भाषा में उसको संस्कार कहते हैं. तो मन, बुद्धि और संस्कार ये साइकी की फैकल्टीज़ हैं. तो अभी ये देखा गया है कि अगर मन हमारा शक्तिशाली होगा, और उसमें भी खास बात ये है कि मन there should be some sense of control in life.
हम देखते हैं आज जो लाइफ स्टाइल हमारा बन गया है, विच इज़ ए मेजर कॉज ऑफ इलनेसेस टुडे, द वे वी लिव आवर लाइव्स। जिस तरह के जीवन हम जी रहे हैं वही रोगों का मेन कारण है। तो अगर मन को हम स्ट्रांग बनाएंगे, और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ये एक ही है कि मन को हमें पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालनी है, और वो मेडिटेशन से, साधना से, आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं। अब आप देखिए जो हमारी जितनी भी होली बुक्स हैं, वेदर यू टेक अप गीता, उसमें मन को ही साधने की बात है। पर हम मन को मार नहीं सकते, लेकिन मन को ट्रेन कर सकते हैं। मन को एक फैकल्टी, एक सोर्स की तरह ले, तो वो हमारे लिए जैसे यूज़फुल हो जाएगा। बच्चे की तरह है। बच्चे को कोई भी चीज़, मान लीजिए उसके पास नाइफ़ है, अगर आप उससे नाइफ़ छुड़वाना चाहते हैं तो उसको कोई अट्रैक्टिव चीज़ देनी पड़ेगी, वो नाइफ़ को भूल जाएगा। ऐसे मन को भी अच्छी चीज़ें सिखानी है, अच्छे विचार देने हैं, तो वो नेगेटिविटी अपने आप पीछे छूट जाएगी। उसके लिए मेहनत नहीं करनी, लेकिन कल्टीवेट क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग, वो करेंगे तो मन हमारा हो जाएगा। इट विल बिकम आवर फ्रेंड। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में हैं। मैं आदरणीय अशोक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चेयरमैन हैं एकता वर्ल्ड मुंबई से, वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे कि किस प्रकार मेडिटेशन ने उनको हर प्रकार से 360 डिग्री कम्प्लीटली, उससे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। मैं अशोक भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू गिरीश भाई। ओम शांति। मैं ये आंसर थोड़ा डिफरेंटली करूँगा, क्योंकि सब व्यक्तियों ने कल से गति, सुरक्षा और आध्यात्मिक के बारे में बहुत कुछ बताया है। अभी भी श्रीकांत जी ने हमें बताया है कि व्हाट इज़ स्पीड एंड व्हाट इज़ आल्सो सेफ्टी। मेरी ज़िंदगी में गति वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ज्ञान से पहले जब मैं आया तो आई वॉज रनिंग अ रैट रेस। लाइफ वॉज वेरी कंपेटिटिव, और दूसरों के रास्तों में मैं चल रहा था, बताए हुए रास्तों में मैं चल रहा था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू समहाउ बीट दैट पर्सन इन द रेस। उसने बनाया रास्ता एंड आई वॉन्ट टू फॉलो दैट रास्ता एंड ट्राई एंड ओवरटेक हिम। तो ये थी मेरी गति। अभी क्या चेंज आया आफ्टर ज्ञान? आई एम ग्रेटफुल टू दिव्या बहन जिन्होंने मुझे पालना दिया। तो आई रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग, वाई डोंट आई क्रिएट माई ओन पाथ? क्यों ना मैं अपना एक दिशा बनाऊं और उस पर चलूं, और मेरे चले हुए रास्ते पे और भी चले। तो बाबा ने बताया कि यू आर अ हीरो पार्टदारी। आपको देख करके दूसरे भी वही फॉलो करेंगे। एवरीबडी इज़ वॉचिंग यू, सो वाई डोंट आई फॉलो दैट पाथ? इससे क्या हुआ ना गिरीश भाई, कि बिकॉज ऑफ दिस पैराडाइम शिफ्ट इन माई लाइफ, ओनरशिप से लेके ट्रस्टीशिप तक, सो आई वॉज ओनिंग एवरीथिंग। ये मेरा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरे एम्प्लॉयज़ है। और उसमें फिर एंड देन ज्ञान आने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि अपने आप को हल्का कैसे रख सकते हैं। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग माई सेल्फ एज ए ट्रस्टी फॉर बाबा, फॉर ऑलमाइटी परमात्मा। उससे क्या हुआ कि जो फ़िक्र थी, जैसे बाबा बताते हमारा सम्मान है बेफिक्र बादशाह, तो दैट इज़ व्हाट आई अडॉप्टेड। और उससे जो पूरा एक जो सुरक्षा है, एक कवच मेरे ऊपर बन गया एंड आई वॉज फीलिंग प्रोटेक्टेड। मैंने बाबा को अपना दोस्त बनाया, अपना साथी बनाया एंड उनके डायरेक्शंस के हिसाब से मैं चलने लगा। जो हम सब अमृत वेला करते हैं, दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू गेट ऑल द शक्ति। जब पूरी एनर्जी मिलती है ना हमें, वो उस टाइम पे मिलती है। आपने एक प्रश्न पूछा कि भाई
मुकुल भाई से, देन इवन दिव्या बहन ने उसे आंसर किया कि भाई इतना मशरूब होते हुए भी आप कैसे मेडिटेशन करते हो। तो मैं अपना तरीका बताऊंगा जो मैं करता हूँ। तो जितने भी बाबा की महिमा है, दैट ही द क्रिएटर, डायरेक्टर, ही इज टावर ऑफ पीस, ओके, ही इज आवर फादर, गॉड फादर, ऑलमाइटी फादर, वो सब मैं याद करता हूँ। एवरी 1 आवर देयर इज़ एन अलार्म, सबके मोबाइल में अलार्म है, एवरीबडी इज सो टेक सेवी, तो वो आप अलार्म लगाइए। और उस टाइम पे जैसे उन्होंने बताया कि पानी पीते वक्त भी जितना 30-40 सेकंड लगता है आप परमात्मा को याद करें। तो याद कैसे करने का, जस्ट गो ऑन सिंगिंग हिज ग्लोरीज, उनकी महिमा गाओ। आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टार्ट रिलेटिंग टू हिम सो कंफर्टेबली दैट यू विल अभी आप क्या हो, क्या बन जाओगे ना, वो आपको तभी महसूस होगा व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू योर फादर। मतलब मैंने इतनी मतलब मुश्किलें देखी है। आई टेल यू, फॉर 10 years 10 साल तक एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, शायद आप सब उसका नाम सुना होगा, रवि पुजारी। उसने मुझे छोड़ा नहीं ना, मेरी फैमिली को छोड़ा, मेरी पत्नी इधर है, मेरी बेटी इधर है। ही अटैक्ड एवरी प्लेस इन माई projects, okay, there was bloodshed, there was gunfire, but this happened in 2006 to 2016, 10 years. और वो मेरा पीक था ज्ञान में, that was my peak. I came in ज्ञान here in Mount Abu in 1998. तो 2006 से 2016 तक, which was my, I mean, I was completely with Baba. वो जो विश्वास था, that made me stride through this times of stress also. So this is what सुरक्षा is, and जैसा spirituality कैसे हम लोग मिक्स कर सकते हैं with गति. This is what I learned all these last 25 years. सबसे विनती करूँगा कि आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया है कोर्स, ज़रूर करिए कोर्स, and have that complete trust in Paramatma, and you see how your life changes. Thank you. Thank you so much. It was very touching and inspiring कि आपने इतने सब कष्ट, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस को हैंडल करते हुए, आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि आपने ऐसा कुछ फेस किया होगा। यू आर एवर स्माइलिंग। आदरणीय श्रीकांत जी, दिव्या दीदी, मंच पर हमारे बीच बैठे हुए सभी आदरणीय मेहमान, सभा में आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हम 2 मिनट परमात्मा की याद में रहकर इस प्रश्नोत्तरी के सत्र को समाप्त करेंगे। पांडा साहब जी, आप सबका ट्रांसपोर्ट विंग का प्रोग्राम देखकर उन्होंने मुझे कहा है कि जयपुर में मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कोऑर्डिनेट करना, हम ट्रांसपोर्ट वालों का वो प्रोग्राम रखेंगे। और चेयरमैन साहब से मिलके भी हम आज ये कनेक्शन जुड़ा है, तो हम ड्राइवर्स के लिए सेफ्टी का वो सारा ट्रांसपोर्ट विंग के साथ करके कनेक्शन, ये एक सेवा का कार्य, उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए, तो मैंने उनकी ओर से अनाउंसमेंट किया। जी, थैंक यू। विशेष IOCL का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्रकार से वो हमें सहयोग देते हैं। ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी हम ज़रूर ये कार्यक्रम करेंगे। 2 मिनट हम परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद में बैठेंगे, अपने मन को ईश्वर की ओर लेकर जाएंगे, हर बातों से डिटैच कर लें अपने आप को फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स। पूरी एकाग्रता से वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उसके तरफ हम देखेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे और शांति को महसूस करेंगे। अगर इस दौरान मन कहीं जाता है तो उसको बहुत प्यार से फोकस करने का प्रयास करें, और यही प्रैक्टिस है, और धीरे धीरे हमको वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है,